राइट अ शॉर्ट नोट ऑन परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। परपेचुअल का मतलब क्या है कि आप इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री इशू करने की एंट्री करते हैं, आने की एंट्री करते हैं, प्रॉपर सिस्टम बनाकर चलते हैं, स्टोर के लेजर बनाते हैं, जो लेजर मैंने आपको बनाना सिखाया था, ओपनिंग, परचेजेस, बैलेंस सिखाया था, एक मटेरियल कॉस्टिंग में सिखाया था, शायद फ्री वीडियोस में भी अवेलेबल है पहले 15 वीडियोस। तो स्टोर लेजर जो है, बिन कार्ड जो है, ये सब आप बनाते हैं। काउंटिंग तो करते हैं अलग, फिजिकल स्टॉक टेकिंग है, सिर्फ काउंटिंग करेंगे। और परपेचुअल है, काउंटिंग भी करेंगे बट बिन कार्ड और स्टोर भी बनाएंगे। और बिन कार्ड पर सिर्फ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड आते हैं, रिसीव्ड, इशू, क्लोजिंग बैलेंस की क्वांटिटीज आती है, और स्टोर लेजर पे अमाउंट भी लिखते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं परपेचुअल इन्वेंट्री के, कि फिजिकल स्टॉक कैन बी काउंटेड एंड बुक बैलेंस एडजस्टेड एज एंड व्हेन डिजायर्ड विदाउट वेटिंग फॉर द एंटायर स्टॉक टेकिंग टू बी डन। रिकॉर्ड्स रहते हैं, जहां पर मिसमैच आया उसमें आप तुरंत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्विक कंपाइलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर इंटरिम पीरियड ड्यू टू प्रॉम्प्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक फिगर्स। डिस्क्रिपेंसी आर इजीली लोकेटेड, thus corrective action can be promptly taken to avoid their recurrence. Systematic review of perpetual inventory reveals the existence of surplus, dormant, obsolete and slow moving materials so that remedial measures may be taken in time. अगर आपके पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ही नहीं है तो आप मैच किससे करोगे कि जो एक्चुअल इन्वेंट्री आ रही है वो ठीक है या नहीं है? वो आप उससे मैच करोगे जो आपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसी को परपेचुअल इन्वेंट्री बोलते हैं। जो रिकॉर्ड्स में आ रहा है उससे मैच कर रहे हो जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हर पीरियड में इन्वेंट्री जो है मूव कर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया है। तो तब आप काउंटिंग कर रहे हैं, पता लगे कोई मिसप्लेस हो गई इन्वेंट्री, तो तब पता लगता है कि ये मिसप्लेस हुई है या एक्चुअली में ठीक डिफरेंस आ रहा है और हमें अपने अकाउंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। फिक्सेशन ऑफ वेरियस लेवल्स एंड चेक्स ऑफ एक्चुअल बैलेंसेस इन हैंड with these levels assist the storekeeper in maintaining the stocks within the limit and in initiating the purchase requisition for correct quantity at the proper time. वही मटेरियल के लेवल फिक्स करने हैं, किस टाइम ऑर्डर प्लेस कर देना है ताकि जब तक मेरी एवरेज कंजम्पशन रहे, एवरेज पीरियड टाइम तक, तब तक मेरे पास आ जाए, या मैक्सिमम कंजम्पशन भी करूं तब भी जीरो होने से पहले पहले आ जाए। तो एक कैलकुलेशन कर स्टोर वाला जो बंदा है वो सब काम कर सकता है जब उसके पास ये सारे रिकॉर्ड्स होंगे। स्क्रैप और डिफेक्टिव में फर्क क्या है? डिफेक्टिव को आप ठीक कर बेच सकते हैं, बट स्क्रैप जो है, स्क्रैप इज इंसिडेंटल रेजिडेंस फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर, यूजुअली ऑफ अ स्मॉल अमाउंट एंड लो वैल्यू। ये रेजिडुअल है, रेजिडुअल, रिकवरेबल विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। द कॉस्ट ऑफ स्क्रैप इज बोर्न बाय द गुड यूनिट्स एंड इनकम फ्रॉम स्क्रैप इज ट्रीटेड एज अदर इनकम। स्क्रैप का मतलब कि आपका वो डिफेक्टिव तो होता है कि जो नॉर्मल प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसी की फॉर्म में बनने वाला था, थोड़ा बहुत डिफेक्ट रह गया है, ठीक कर नॉर्मल बनाया जा सकता है। स्क्रैप तो है कि आप पेंसिल को शार्प करते हो तो उसका छिलका निकल जाता है, तो छिलके से पेंसिल तो नहीं बनाई जा सकती, पर उन छिलकों को इकट्ठा कर हो सकता है उसका कोई यूज हो, उसको बेचा जा सकता है। तो ये चीजें होती है स्क्रैप कि कोई पर्टिकुलर आप चीज बना रहे हो और कुछ स्क्रैप निकल गया, जिसको रेजिडुअल बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, वो बचे कुचे को बेच सकते हैं मार्केट में। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है? भाई मटेरियल रिक्विजिशन नोट यानी कि आप मटेरियल का रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये कौन रिक्वेस्ट करता है? जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मटेरियल चाहिए। और जो बिल्स ऑफ मटेरियल है उसमें तो आप मटेरियल की लिस्ट लिखते हो, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लिखता है कि कौन सा मटेरियल किस पर्टिकुलर क्वांटिटी का, क्वालिटी का हमें चाहिए होगा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसे हम बॉम भी बोलते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में लोग यूज करते हैं। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग स्टोर कीपर टू इशू मटेरियल टू द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साइन है, एक और डिपार्टमेंट के साइन है, साइन होकर इनके पास आया स्टोर कीपर के पास, तो उससे स्टोर कीपर इशू कर देगा मटेरियल रिक्विजिशन नोट, मटेरियल की रिक्वेस्ट करने का नोट। और ये जो है इट इज अ कंप्लीट शेड्यूल ऑफ कंपोनेंट, पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और वर्क ऑर्डर। ये बिल ऑफ मटेरियल तो सिर्फ एक ये डॉक्यूमेंट है, बॉम्ब लिखा होता है बिल्स ऑफ मटेरियल कि भाई ये मेरे को चाहिए होगा इतना पर्टिकुलर आउटपुट बनाने के लिए, ये ऑर्डर आया तो उसके लिए बॉम्ब क्रिएट हो जाता है। ये बिल ऑफ मटेरियल को रिप्लेस नहीं कर सकता, बट बिल्स ऑफ मटेरियल जो है वो स्टोर कीपर के रिक्विजिशन को, जो मटेरियल रिक्विजिशन है उसे रिप्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मटेरियल रिक्विजिशन नोट, बॉम्ब भेज देते हैं, बॉम्ब पर साइन कर देते हैं, उसे भेज देते हैं और उसी के बेस पर स्टोर कीपर जो है इशू कर देता है कई कई जगह पर।
It is useful in arriving historical cost only. It can be used for the purpose of quotation. Quotation के लिए भी help करता है. It shows the material actually drawn from stores. It helps in keeping a quantitative control on materials drawn through stores requisition. कि stores requisition से कितना issue हो रहा है. भैया रिक्वायरमेंट तो इतनी है हमारी 5 यूनिट्स की. 5 यूनिट का रॉ मटेरियल चाहिए, इतना तेल चाहिए, इतना कुछ आयरन चाहिए, जिंक चाहिए, ये सब चाहिए होता है. तो इतनी सारी रिक्विजिशन आ गई, चाहिए तो था नहीं. बिल्स ऑफ मटेरियल बोलते हैं कि इतना पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए ये रिक्वायरमेंट है आपकी, उससे ज्यादा इशू कर रहे हैं, तो मैच कर आप पता लगा सकते हैं, एक कंट्रोल लगा सकते हैं. ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है आपको बताना है. सेफ्टी स्टॉक इंक्रीजेस एज डिमांड इंक्रीजेस. द आंसर इज नो. Safety stock is held to meet the unpredictable fluctuation in the demand and supply. It varies with the fluctuation in demand and not with the level of demand. डिमांड ज्यादा आ रही है, अच्छी बात है, ज्यादा आ जाएगी, पर डिमांड चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है डिमांड, ज्यादा कम, उससे मीट करने के लिए आपका ये रखा जाता है सेफ्टी स्टॉक. इन एबीसी एनालिसिस हाई कॉस्ट आइटम आर मोस्ट लाइकली टू फॉल इन कैटेगरी ए, हाई कॉस्ट आइटम, and least cost item are likely to fall in category C. भाई वैल्यू के साथ साथ ना उनकी यूजेज भी देखी जाती है, वैल्यू के साथ यूजेज भी देखी जाती है. यहाँ पे लिखा है सिर्फ वैल्यू के हिसाब से हम एबीसी में क्लासिफाई करते हैं. जी नहीं, कैटेगराइजेशन ऑफ एबीसी इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनुअल यूजेज एज वेल एंड नॉट ऑन देयर कॉस्ट. एनालिसिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री स्टोर्ड. वो जरूर है कि यूजेज किसकी है, यूजेज किसकी ज्यादा है, वो देखा जाता है. दोनों चीजें देखते हैं ना आप, इन वैल्यू इन नंबर्स. ज्यादा वैल्यू तो है बट कम नंबर्स में है, वो एक कैटेगरी में आते हैं, ना कि ये कि ज्यादा वैल्यू है और नंबर्स में भी ज्यादा है. फिर क्या करोगे आप, वो देखना पड़ेगा, एक एनालिसिस करनी पड़ेगी. इसका आंसर आप बनाकर लिख सकते हो, थोड़ा सा आर्टिकुलेट कर सकते हो. टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉक आउट अ लार्ज बैच साइज इज मस्ट. स्टॉक आउट से बचने के लिए लार्ज बैच साइज बनाओ. इफ द बैच साइज इज लार्ज, नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर विल बी लोअर, हेंस स्टॉक मूव्स टू लोएस्ट पॉइंट, रीऑर्डर लेवल फ्यूअर टाइम्स अ ईयर, हेंस डेंजर ऑफ द स्टॉक आउट विल बी लेस. दस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉक आउट अ लार्ज बैच साइज इज मस्ट. इनडायरेक्टली रिलेट किया हुआ है. बैच साइज तो आपका वो होता है जो आप बना रहे हो, कितने बैचेस में बना रहे हो. ज्यादा बैचेस में बनाओगे, ज्यादा रॉ मटेरियल जाएगा, तो उसका आप ज्यादा ऑर्डर लगाओगे, ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर लगाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे. तो देयर आर लेस चांसेस कि कभी आपका स्टॉक आउट हो. ईओक्यू इज बेस्ड ऑन बैलेंसिंग बिटवीन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट. शॉर्टेज होता है क्या सर? शॉर्टेज नहीं होता, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट को बैलेंस करते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते टाइम. लीड टाइम इज द टाइम इंटरवल elapsing between the placement of a replenishment order and the receipt of last installment of goods against the order. ऐसा तो नहीं है. लीड टाइम इज अ टाइम इंटरवल elapsing between placement of a replenishment order and the receipt of first installment of goods against the order. Very technical. लीड टाइम जो है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, लीड टाइम जो है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके बाद जब आपका ऑर्डर आ रहा होता है तो वो कई क्वांटिटीज में आ सकता है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में आ सकता है. पहली इंस्टॉलमेंट आ गई, आपका काम खत्म, क्योंकि वही एक्चुअल लीड टाइम है. जैसे ही सामान आ गया तो वो जब तक कंज्यूम हो रहा है दूसरी इंस्टॉलमेंट तीसरी इंस्टॉलमेंट आती रहेगी, बट पहली आ गई ना, वो आपको चेक करना पड़ता है कि उस लीड टाइम के लिए आपके पास है इन्वेंट्री या नहीं है, आपको मेंटेन करनी पड़ेगी. बिन कार्ड और स्टोर लेजर में क्या फर्क है? देखिए, बिन कार्ड जो स्टोर कीपर बनाता है, पर जो स्टोर लेजर है वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बनाता है. बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी आती है, स्टोर लेजर में क्वांटिटी वैल्यू दोनों आती है. बिन कार्ड में जो है एंट्रीज मेड व्हेन ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस, स्टोर लेजर इट इज ऑलवेज पोस्टेड आफ्टर द ट्रांजैक्शन. मतलब बिन कार्ड जैसे ही आपने वहां से इशू करा, जो बिन कार्ड का पर्चा लगा हुआ है उस रैक पे, तो स्टोर कीपर जो है वहां पर लिख देगा कि भाई मैंने इतना इशू कर दिया क्वांटिटी टर्म्स में. स्टोर लेजर में तो बाद में जितना इशू होता है उसके हिसाब से एंट्री होती है. ईच ट्रांजैक्शन इज इंडिविजुअली पोस्टेड, ट्रांजैक्शन में बी समराइज्ड एंड देन पोस्टेड. इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर डू नॉट अपीयर इन बिन कार्ड्स. इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि मान लो कि आपने इशू कर दिया, बिन कार्ड में एंट्री हो गई,
अब एक डिपार्टमेंट से वहां से दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएगा तो बिन कार्ड में फिर दोबारा एंट्री नहीं होगी, वो तो स्टोर कीपर करता है। पर स्टोर लेजर में जो है एंट्री हो सकती है। अगर आप मटेरियल एक जॉब से दूसरे जॉब में भेजते हो, अगर विद इन सेम जॉब यूज कर रहे हो फिर तो कोई एंट्री नहीं होगी, बट एक जॉब से दूसरी जॉब मटेरियल भेज रहे हो तो बिन कार्ड में एंट्री हो चुकी है, क्वांटिटी टर्म्स में स्टोर लेजर में हो चुकी है। फिर एक जॉब से दूसरी जॉब में आपने भेज दिया तो उसकी भी एंट्री कर सकते हैं, स्टोर लेजर में कर सकते हैं। मटेरियल वैल्यूएशन में इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? कस्टम ड्यूटी, पेनल्टी, सब्सिडी गवर्नमेंट से आती है, इंश्योरेंस चार्जेस ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, ये बताना है। बताइए। कस्टम ड्यूटी है क्रेडिट जिसका नहीं मिलता आपको, वो सारा परचेज कॉस्ट का पार्ट बनता है। पेनल्टी जो है ना, पेनल्टी आपकी एबनॉर्मल चीज है, तो पेनल्टी जो होगी ना उसे आप क्या करेंगे, उसे आप कॉस्टिंग पेन में डालेंगे। सब्सिडी जो गवर्नमेंट से मिली है ये आप कॉस्ट प्राइस से डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल यूज करते हैं तो उसे परचेज करने पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उससे आप अपनी नेट कॉस्ट बना सकते हैं। और इंश्योरेंस चार्जेस जो है वो भी कॉस्ट ऑफ परचेज प्राइस का पार्ट बनेगी, इंश्योरेंस भी जो है कॉस्ट ऑफ परचेज का पार्ट बनेगी। जस्ट इन टाइम अप्रोच क्या होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, कि आपको स्टोर में सामान नहीं रखना, आपको प्रोड्यूस तभी करना है जब ऑर्डर आएगा, और प्रोडक्ट शुड बी डिलीवर्ड टू कस्टमर्स एट द टाइम ओनली व्हेन दे वांट। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आप जीरो इन्वेंट्रीज रखते हैं स्टोर में, और अपने आसपास वालों से सेटिंग करके रखते हैं कि जैसे ही मुझे जरूरत पड़ेगी आप तुरंत माल भेज दोगे, जैसे ही डिमांड आएगी प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, मटेरियल रिक्वेजिशन आएगी परचेज डिपार्टमेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट इज सेंड टू परचेज डिपार्टमेंट, ओनली फॉर रॉ मटेरियल सेंड टू सप्लायर्स, और बाकी सब के लिए जो है परचेज डिपार्टमेंट को भेजेंगे, रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे, और जो सप्लायर होगा वो तुरंत आपको रॉ मटेरियल पहुंचा देगा। जस्ट इन टाइम सेटिंग हो रखी होती है, और इन्वेंट्री में आप ज्यादा स्टॉक नहीं रखते, जीरो रखते हैं। टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग का मतलब क्या है? टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टाइम कीपिंग क्या है देखेंगे आप। टाइम कीपिंग जो है उसका ऑब्जेक्टिव है प्रिपरेशन ऑफ पेरोल एंड कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट। जो पेरोल शीट है उसमें जो टाइम आपने काम किया वो लिखा होता है। टाइम बुकिंग अलग है। टाइम बुकिंग जो है वो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप टाइम बुकिंग में एक एक जॉब पर जो काम स्पेंड कर रहे हैं वो लिखा जाता है, तो वो टाइम बुकिंग है। टाइम कीपिंग तो है भाई कितनी देर एम्प्लॉय ने काम किया उसकी वेज पेमेंट की कैलकुलेशन करनी है, कॉस्ट को कैलकुलेट करना है मुझे। और टाइम बुकिंग क्या है? टाइम बुकिंग जो है उससे क्या होता है, असर्टेन द लेबर टाइम स्पेंड ऑन अ जॉब एंड द आइडल लेबर आवर्स to ascertain labor cost of various jobs and products, to calculate the amount of wages bonus payable under the wage incentive scheme, to compute and determine overhead rates and absorption of overhead under the labor and machinery method, to evaluate the performance of labor by comparing actual time booked with standard and budgeted time। एक एक जॉब की रिकॉर्डिंग होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप लिख सकते हैं, आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। दो टाइप की कॉस्ट इनकर होती है लेबर टर्नओवर में, एक है प्रिवेंटिव कॉस्ट, एक है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। लेबर ना जाए उसके लिए कॉस्ट आप कर रहे हैं, और लेबर चली गई तो उसको रिप्लेस करने के लिए आप कॉस्ट कर रहे हैं, तो उसे हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं। एन्यूमरेट द वेरियस मेथड्स ऑफ टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग के अलग अलग मेथड हैं, मैंने आपको ये भी करवाया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। अलग अलग तरीके होते हैं, डेली टाइम शीट पर होता है, कंबाइंड टाइम एंड जॉब टिकट, पीस वर्क कार्ड बना देते हो, क्लॉक कार्ड बना देते हो, पुराने मेथड है, पंच कार्ड बना देते हो, अलग अलग टाइम बुकिंग के मेथड है। डिस्क्राइब द रेमेडियल स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज द लेबर टर्नओवर। हाँ, लेबर टर्नओवर कम करने के लिए आप एग्जिट इंटरव्यूज करवाइए, आप जॉब की एनालिसिस इवैल्यूएशन कराइए, राइट रिक्वायरमेंट होगी, राइट कैंडिडेट आएगा, ज्यादा समय तक रुकेगा। ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक यूज ऑफ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, प्रमोशन, प्रॉपर सिस्टम लगे हुए हैं। भाई 2 साल बाद तेरा प्रमोशन हो जाएगा, फिर तुझे ये चीज करनी पड़ेगी, ज्यादा पैसे मिलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन शुड क्रिएट हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइडिंग एजुकेशन, मेडिकल एंड हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स। कमिटी फॉर सेटलिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस, वर्कर्स की सुने कोई कमिटी बनाओ। ये सब चीजें करोगे तो शायद आपका लेबर टर्नओवर कम रहेगा। डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम एंड ओवर टाइम वेजेस। आइडल टाइम ओवर टाइम वेजेस का डिफरेंस आपको बताना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम वेजेस एंड ओवर टाइम वेजेस इन कॉस्ट अकाउंट्स। देखिए, नॉर्मल आइडल टाइम जो है वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट बनता है। Thus, in case of direct workers and allowance for normal idle time is already inbuilt in the labor cost। कि मुझे मालूम है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा उसके लिए जो है 9 घंटे काम करना होता है, तो 9 घंटे तब काम होता है जब लेबर 10 घंटे काम करे, तो 9 घंटे प्रोडक्टिव टाइम निकलता है, क्योंकि 1 घंटा नॉर्मली होता ही है आइडल टाइम, इधर उधर जाना है उसमें नॉर्मल आइडल टाइम लग ही जाता है, तो उसके हिसाब से ही जो है लेबर की कॉस्टिंग निकाली जाती है। और जो इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं उसमें जो नॉर्मल आइडल टाइम होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड के थ्रू हम सभी प्रोडक्ट में बांट देते हैं।
ओवर टाइम जो प्रीमियम होता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, ओवर टाइम प्रीमियम का क्या ट्रीटमेंट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी लेबर कॉस्टिंग में करवाया हुआ है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द रीजन ऑफ आइडल टाइम एंड डिस्कस द ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी ट्रीटमेंट में देखा, रीजन को देख लेते हैं। नॉर्मल आइडल टाइम का रीजन क्या है? रीजन ये है भाई कि एक वर्कर जो है वो ट्रैवल करेगा, मेन गेट से आएगा तो आइडल ही है ना, एंट्री तो कर दी मेन गेट में, काम पर लगने पर टाइम लगेगा। टाइम लॉस बिटवीन फिनिश ऑफ वन जॉब स्टार्टिंग नेक्स्ट जॉब, एक जॉब बंद करी दूसरी जॉब तक जाना है, वो आइडल टाइम है, उतना टाइम तक काम तो नहीं कर रहा है। बंदा थक गया है काम करके तो थोड़ा सा उसका नॉर्मली रेस्ट भी लेगा ना, 10 मिनट के ब्रेक के बाद दूसरा काम स्टार्ट करेगा। टाइम स्पेंड टू मीट देयर पर्सनल नीड्स, लंच लेना है, टी लेना है, बाथरूम भी जाना है भाई, उसको भी लिख लो। एबनॉर्मल आइडल टाइम क्यों होता है भाई? पावर फेलियर हो गया, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, मैनेजमेंट की पॉलिसी ऐसी है जिससे कि काम वो स्टॉप कर देती है थोड़े टाइम के लिए, बाहर से लोग आने वाले हैं, कुछ दिखाना है उन्हें, या कुछ भी चीज़ है। इन केस ऑफ सीजनल गुड्स हैं, डेफिनेटली हो सकता है सीजनल गुड्स के केस में, हर टाइम तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते थ्रू आउट द ईयर, तो उसमें हो सकता है कि एम्प्लॉयज जो है एबनॉर्मली खाली बैठे। इनके ये ट्रीटमेंट होते हैं, हमने ऑलरेडी करवाया हुआ है आपको। एबनॉर्मल एडजस्ट टू कॉस्टिंग P&L। ब्लैंकेट ओवरहेड रेट क्या होती है? एक ओवरहेड रेट होती है, सभी ओवरहेड्स की एक रेट निकालते हैं, उसे ब्लैंकेट ओवरहेड रेट बोलते हैं। जहां पर मोस्टली एक ही प्रोडक्ट बनता है वहां पर आप यूज कर सकते हो ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ऑलरेडी आपको सिखाया है ओवरहेड्स के चैप्टर में, बल्कि मैंने तो इसके अलावा मेथड्स भी आपको बताए हैं कि आप मेथड कैसे कर सकते हो। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप मेथड, रेसिप्रोकल मेथड भी तीनों तरीकों से मैंने आपको बताया है। साइमल्टेनियस इक्वेशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रायल एंड एरर मेथड, तीनों तरीकों से मैंने आपको करवाया है। एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं। फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड क्या होते हैं आपको मालूम है? फिक्स जो चेंज नहीं होते हैं, फैक्ट्री का रेंट हो गया। वेरिएबल जो चेंज होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एटसेट्रा। हाउ वुड यू ट्रीट द आइडल कैपेसिटी कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंट्स? कैपेसिटी आइडल है, अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से कैपेसिटी खाली है। कैपेसिटी का मतलब कि आप उतनी कैपेसिटी पर प्रोडक्शन नहीं कर पाए जितने की प्लांट की कैपेसिटी थी। डिमांड है बट फिर भी आप नहीं कर पाए अनअवॉइडेबल रीजन के कारण की वजह से, तब आप सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट निकालकर कॉस्ट को चार्ज कर सकते हैं। It is that part of the capacity of a plant, machine or equipment which cannot be effectively utilized in production. The idle capacity may arise due to lack of product demand. Product demand ही नहीं आ रही सर, non-availability of raw material, shortage of skilled labor, shortage of power, etc. Costs associated with the idle capacity are mostly fixed in nature. These costs remain unabsorbed or unrecovered due to underutilization of plant and service capacity. अब वो क्योंकि आपने एस्टीमेट तो बनाया था कि इतने यूनिट्स बनाएंगे, इतना टोटल ओवरहेड है, तो फिर पर यूनिट इतना बैठेगा, आवर के हिसाब से इतना बैठेगा, लेबर ने उतने आवर काम ही नहीं किया। कुछ भी कारण हो सकते हैं, पावर की शॉर्टेज हो गई, डिमांड नहीं आ रही, कुछ भी कारण है, आप उस कैपेसिटी पे ही नहीं चला पाए, तो आप एब्जॉर्ब भी नहीं करवा पाए अपने ओवरहेड्स को। और अगर अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से ऐसा हुआ है तो आप एक सप्लीमेंट्री रेट निकालकर वो ओवरहेड का जो पार्ट है अनएब्जॉर्ब रह गया है उसे आप एब्जॉर्ब करवा सकते हैं सप्लीमेंट्री रेट के थ्रू। अगर अवॉइडेबल रीजन की वजह से हुआ है, अवॉइड किया जा सकता था, फॉल्टी प्लानिंग है, कॉस्टिंग P&L में डालोगे, कस्टमर से चार्ज नहीं करोगे। ट्रेड डिप्रेशन की वजह से है, एबनॉर्मल इन नेचर है, कॉस्टिंग P&L में डालोगे। चार्जेबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही चार्जेबल एक्सपेंस बोलते हैं, जो मैंने ऊपर आपको करवाया। इंडिकेट द बेस और बेसिस दैट यू वुड रिकमेंड टू अपोर्शन द ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सप्लाईज, रिपेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, एग्जीक्यूटिव सैलरीज, रेंट, पावर, लाइट, फायर इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट लेबर। भाई इसे अपोर्शन किस में करोगे आप? इनडायरेक्ट लेबर को आप डायरेक्ट लेबर आर में के रेशो में आप अपोर्शन कर दोगे, जो रीजनेबल रेशो लगे उसमें आप कर सकते हो। फायर का इंश्योरेंस है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट बिल्डिंग में आप कर सकते हो। ये वैल्यू ऑफ स्टॉक के लिए अगर आपने इंश्योरेंस कराया तो स्टॉक की वैल्यू के हिसाब से आप अपोर्शन कर सकते हो। पावर लाइट जो है किलोवाट आवर, जो जितनी खपत कर रहा है, जितने लाइट पॉइंट्स वगैरह वहां पर है, जितना फ्लोर का एरिया है, मीटर की अगर रीडिंग अवेलेबल है तो उस रीडिंग के हिसाब से अपोर्शन कर सकते हो। रेंट फ्लोर के एरिया के हिसाब से बांट सकते हो। एग्जीक्यूटिव सैलरी जो है जितना आवर्स उसने काम किया एक्चुअल बेसिस पर आप डाल सकते हो, जितना जितना उसने जिस जगह पर काम किया है। मेंटेनेंस बिल्डिंग है, उसके एरिया के हिसाब से बांट सकते हो। भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में इतना एरिया है, मेंटेनेंस का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में इतना जाएगा, प्रोडक्शन बी में इतना जाएगा। रिपेयर्स जो है डायरेक्ट लेबर आवर्स मशीन आवर्स में कर सकते हो। सप्लाईज जो है एक्चुअल सप्लाईज मेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सप्लाईज यानी कि जो सप्लाईज के खर्चे आते हैं ना, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो खर्चा आता है उसकी बात कर रहे हैं। एक्सप्लेन द कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अनसक्सेसफुल रिसर्च डेवलपमेंट। कोशिश करी बट सक्सेसफुल नहीं हुआ। कॉस्ट ऑफ अनसक्सेसफुल रिसर्च इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड
प्रोवाइडेड द एक्सपेंडिचर इज नॉर्मल एंड इज प्रोवाइडेड इन द बजट। बजट में प्रोवाइड किया था, बजट के विदिन आ रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड में आप डाल सकते हो। ऐसी अनसक्सेसफुल रिसर्च जो है उसका ट्रीटमेंट आप फैक्ट्री ओवरहेड में कर सकते हो, डालकर खत्म कर सकते हो। बजट नहीं है, पीएनएल में राइट ऑफ करोगे, खर्चा तो हो गया सर, क्या करें, रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा लगाया, नहीं सक्सेसफुल हुई। बजटेड भी नहीं था कि हाँ मेरे इतने नंबर ऑफ जो रिसर्च हैं, मुझे मालूम है कि इतनी अनसक्सेसफुल होगी, एक बार ट्राई करूंगा, 2 बार ट्राई करूंगा, अनसक्सेसफुल होगा, बाद में ठीक होएगा। तो वो बजट किया हुआ है तब तो ठीक है, आपको मालूम है 3-4 बार जो है नॉर्मल है, हो सकता है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड में आप डाल सकते हैं। बट अगर बजट नहीं किया, बजट नहीं बनाया, पीएनएल में आप डालकर खत्म कर दोगे। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई आपको मालूम है अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, आपको मालूम है। सप्लीमेंट्री रेट आप यूज कर सकते हो, आप लोग कॉस्टिंग पीएनएल में डाल सकते हो, या फिर आप सप्लीमेंट्री यूज कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड भी एक ऑप्शन है सब्सिक्वेंट ईयर में, बट जनरली होता नहीं, बट कई बार किया जाता है। अब यहां पर देखेंगे अपोर्शन का बेसिस बताना है आपको। एयर कंडीशन जो है फ्लोर एरिया के हिसाब से अपोर्शन कर सकते हैं, ओवरहेड टाइम कीपिंग जो है नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से, डेप्रिसिएशन वैल्यू के हिसाब से, जो कैपिटल वैल्यू है, पावर स्टीम कंजम्पशन टेक्निकल एस्टिमेट्स देखने पड़ेंगे, एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है हॉर्स पावर ऑफ मशीन के हिसाब से आप बांट सकते हैं। जिस डिपार्टमेंट में जितनी मशीनें लगी है उसके हिसाब से पूरी फैक्ट्री का खर्चा उन जगह पर अपोर्शन कर दिया जाएगा। हाउ इज बाय प्रोडक्ट ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंटेंसी। जी बाय प्रोडक्ट का क्या हाल होता है, अगर बाय प्रोडक्ट स्मॉल वैल्यू में है, व्हेन द बाय प्रोडक्ट आर ऑफ स्मॉल टोटल वैल्यू, द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम देयर सेल मे बी डेल्ट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट मे बी क्रेडिटेड टू द कॉस्टिंग पीएनएल एंड नो क्रेडिट इज गिवन इन द कॉस्ट अकाउंट्स। या तो आप बाय प्रोडक्ट का जो सेल किया है अपने कॉस्टिंग पीएनएल में आप डाल सकते हैं। एक मेथड तो ये कहता है द क्रेडिट टू कॉस्टिंग पीएनएल हियर इज ट्रीटेड एज miscellaneous income or additional sales revenue. The sales proceed of byproduct may be treated as deduction from the total cost. ये total cost को थोड़ा सा कम कर लो, net कर लो total cost को। The sale proceed in fact should be deducted either from the production cost or from the cost of sales. मतलब जब बाय प्रोडक्ट छोटी अमाउंट का है, कम अमाउंट का है, तो उसे आप या तो सेल्स शो कर दो, अदर इनकम शो कर दो, या उसे कॉस्ट से कम कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स से कम कर दो। जब बाय प्रोडक्ट की वैल्यू कंसीडरेबल है, ज्यादा अमाउंट का बाय प्रोडक्ट निकलता है, दे मे बी रिगार्डेड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स रेदर देन बाय प्रोडक्ट्स। अब उन्हें बाय प्रोडक्ट बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों भारी भारी कॉस्ट इनकर कर रही हैं और दो चीजें बनकर निकल रही है, तो उस प्रोडक्ट को भी आप बाय प्रोडक्ट नहीं बोल सकते। एंड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट, द कॉस्ट इनकर्ड अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन शुड बी अपोर्शन्ड ओवर बाय प्रोडक्ट्स एंड जॉइंट प्रोडक्ट बाय यूजिंग अ लॉजिकल बेसिस। लॉजिकल बेसिस हमने डिस्कस करे कैसे आप सेपरेशन पॉइंट तक दोनों प्रोडक्ट्स में कॉस्ट बांटते हैं। वेयर दे रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत है, द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मे बी यूज्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट फ्रॉम द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, और फिर आप बांट सकते हैं। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में फर्क यही है कि जो बाय प्रोडक्ट है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, और ज्वाइंट प्रोडक्ट है वो दोनों बनकर जो निकलते हैं उनमें दोनों में वैल्यू होती है, वो दोनों बिक सकते हैं, दोनों फाइनल प्रोडक्ट की शेप ले सकते हैं, वो तो आपके ज्वाइंट प्रोडक्ट होते हैं। और बाय प्रोडक्ट आप लोगों को मालूम है कि जिसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, बस बनकर निकल गया। जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री में चीज इज द मेन ऑब्जेक्ट बट बटर मिल्क इज द बाय प्रोडक्ट। चीज बना रहे हैं, बटर मिल्क निकल गया है, बाय प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की शेप दी जा सकती है बटर मिल्क को, बट उतने वैल्यू का नहीं है जितनी वैल्यू का हमने चीज बनाया है। चीज के मुकाबले जो है सिर्फ उसकी 10% ही वैल्यू होगी जो बटर मिल्क बनकर निकला है। हालांकि हम उसे ही बेचेंगे, उसे ही पैसा कमाएंगे। ये पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है। जॉइंट प्रोडक्ट आर द प्रोडक्ट ऑफ इक्वल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस व्हाइल बाय प्रोडक्ट आर ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस। जॉइंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इन द सेम प्रोसेस whereas बाय प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द स्क्रैप और डिस्कार्डेड मटेरियल ऑफ द मेन प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट आर नॉट प्रोड्यूस इंसिडेंटली बट बाय प्रोडक्ट्स एमर्ज इंसिडेंटली। ना चाहते हुए भी बनकर निकल जाता है, उसे आप बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग नोशनल प्रॉफिट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, रिटेंशन मनी इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ऑलरेडी मैंने आपको लिखवाया है कि नोशनल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस जितना सर्टिफाई हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है, तो नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट हो गए। रिटेंशन मनी आपको मालूम ही है कि रिटेंशन मनी थोड़ा सा पैसा रखा जाता है। जब तक कॉन्ट्रैक्टर पूरा काम नहीं करेगा पूरे पैसे उसको नहीं देंगे, थोड़े से रख लेंगे, एक्स्ट्रा पैसे रख लेंगे। जो उसके बनते भी है ना, 70% प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया तो 70% की पेमेंट नहीं करेंगे, 60% की कर रहे हैं, 10% रिटेन कर लिया है। कल को कोई गड़बड़ी करे तो हमने अच्छा है कम पैसे दिए हैं।
व्हाट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट? भाई कॉस्ट के बाद प्लस प्रॉफिट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करो कि भाई जो मेरी लागत लगेगी उसमें 20% ऐड कर कर तुमसे चार्ज करूंगा। तो वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हेडेक निकल जाती है कि भाई अगर प्राइसेस बढ़ गए तो क्या होगा, प्राइस बढ़ गए तो कोई नहीं, कॉस्ट तो वो दे ही रहा है ना, प्लस 20% और देगा, प्रॉफिट की और देगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है ये मैंने आपको बताया, बखूबी से आराम से बताया हुआ है कि मटेरियल की प्राइस अगर बढ़ती है तो उस प्राइस की जो है कंपनसेशन हम उसी से ले लेंगे, बंदे से ले लेंगे। बात समझ रहे हैं आप? कॉन्ट्रैक्ट किया है एस्केलेशन क्लॉज वाला, अगर प्राइसेस बढ़ गए तो उसकी पेमेंट आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ये कॉन्ट्रैक्टर पहले ही लिखवा लेता है। वरना होगा क्या कि आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट पर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक एजम्पशन लेकर के इतना मटेरियल का कॉस्ट होगा आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो प्राइसेस डबल हो गए मटेरियल के। अब अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको घाटा हो रहा है, इसीलिए एस्केलेशन क्लॉज डाला जा सकता है। एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, हाउ आर कंपोजिट यूनिट्स कंप्यूटेड। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यानी सर्विस कॉस्टिंग का दूसरा नाम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है और प्रोसेस कॉस्टिंग का दूसरा नाम ऑपरेशन कॉस्टिंग है। इसे आप याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है? सर्विस कॉस्टिंग है सर, सर्विस कॉस्टिंग है जो वाटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज, कैंटीन्स, हॉस्पिटल, थिएटर्स, स्कूल्स, वहां पर जो अगर आप कॉस्टिंग करते हैं तो वहीं पर जो है कॉम्पोजिट यूनिट्स कंप्यूट करते हैं। कॉम्पोजिट यूनिट्स का मतलब कि आप देख रहे हैं टन्स किलोमीटर, क्विंटल किलोमीटर, ना किलोमीटर ना टन्स, टन्स किलोमीटर। ऐसे आप एब्सोल्यूट या सिंपल एवरेज निकाल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉम्पोजिट यूनिट्स जो हमने कैलकुलेट करी थी। ऑपरेटिंग ऑपरेशन कॉस्टिंग का जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है वो आपकी सर्विस कॉस्टिंग है और ऑपरेशन कॉस्टिंग है वो आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग है। ये इनमें डिफरेंसेस होते हैं। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम अभी हमने पढ़ाई क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है। भाई अगर आप इंटीग्रेटेड अकाउंट फॉलो करेंगे जो हमने अभी ताज़ा पढ़ा है कुछ टाइम पहले, तो आपको रिकंसिलेशन नहीं करना पड़ेगा, लेस एफर्ट्स लगेंगे, टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं होएगा, इकोनॉमिकल प्रोसेस है। नॉन इंटीग्रेटेड में अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं फिर उसे रिकंसाइल करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग की कुछ लिमिटेशन हो सकती है। डिफिकल्टी इन क्लासिफाइंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स, अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो आपको फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट अलग करना ही पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन अलग से देखना ही पड़ेगा, तो उसे भी आपको क्लासिफाई करने में दिक्कत हो सकती है। डिपेंडेंस ऑन की फैक्टर हो सकता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज बना रहे हैं उसमें कोई जो है रॉ मटेरियल वो लिमिटेड है। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ इज नॉट अ गाइड फॉर ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी अनलेस इट इज लिंक्ड विद द की फैक्टर। तो की फैक्टर पर डिपेंडेंस रहती है। उतने प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर 4-5 बनाने हैं और आपके पास मशीन के रिसोर्सेज कम है, हमने एक क्वेश्चन भी किया था की फैक्टर का, तो उतने बनाएंगे जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगा पर की फैक्टर। स्कोप ऑफ लो प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स स्टाफ में मिस्टेक मार्जिनल कॉस्ट फॉर टोटल कॉस्ट एंड सेल्स एट अ प्राइस विच विल रिजल्ट इन लॉस। अरे ऐसा होता नहीं है, बट कोई अगर पागल बंदा मार्जिनल कॉस्ट पे वेरिएबल कॉस्ट पर कॉस्ट समझ के उसको टोटल कॉस्ट यही होगी सस्ते में बेच देगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। हालांकि लॉस कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी आप एक्स्ट्रा कमाएंगे वेरिएबल कॉस्ट के बाद वो आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन लेकर आ रहा है जिससे आप फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर रहे हैं। बट एक आपने मार्जिनल कॉस्ट को ही समझ लिया कि यही मेरी टोटल कॉस्ट है और ऐसा कोई स्टाफ ने समझकर सस्ते में बेचना स्टार्ट कर दिया तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो ला रहा है बट प्रॉफिट कम हो जाएंगे। फॉल्टी वैल्यूएशन, ओवरहेड्स ऑफ फिक्स्ड नेचर कैन नॉट altogether be excluded, particularly in large contracts, while valuing work in progress. In other words, in order to show correct position, fixed overhead have to be included in the work in progress. मतलब जो फिक्स्ड ओवरहेड का कंपोनेंट है उसे भी वर्क इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशन में इंक्लूड करो। हम नहीं करते सर, ये तो कहता है कि भैया जो भी प्रोड्यूस हो गया, जो भी सेल हो गया, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट जो हुई थी उसे माइनस करते हैं और प्रॉफिट आते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसे करते हैं। अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ कॉस्ट, some of the assumptions regarding the behavior of various costs are not necessarily true in a realistic situation. For example, the assumption that the fixed cost will remain static throughout is not correct. Fixed cost may change from one period to another. For example, salaries bill may go up because of annual increment or due to change in pay rate, etc. Variable costs do not mean constant per unit of output. There may be changes in the prices of raw material, wages, rates, etc. after a certain level of output has been reached due to the shortage of material, shortage of skilled labor, concession of bulk purchases, etc. मतलब ना फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, ना वेरिएबल कॉस्ट हमेशा वेरिएबल रहती है, चेंज होती रहती है। मार्जिनल कॉस्ट इग्नोर्स द टाइम फैक्टर एंड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 2 jobs मे बी सेम बट द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन विल बी डिफरेंट एंड द कॉस्ट ऑफ मशीन्स यूज्ड मे बी डिफरेंट।
द ट्रू कॉस्ट ऑफ अ जॉब विल टेक्स लॉन्गर टाइम एंड यूजेस कॉस्टलियर मशीन वुड बी हायर, कि एक्चुअली में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करा है और एक प्रोडक्ट जो है वो हायर लेवल वाली मशीन को यूज कर रहा है, हाई कॉस्ट लग रही है उस मशीन में, तो उसका भी तो एक कंपोनेंट आएगा, जो डेप्रिसिएशन है फिक्स नेचर का वो भी तो आएगा, तो वो आप इंक्लूड नहीं कर रहे इसमें। तो एक तरह से थोड़ा सा रॉन्ग कैलकुलेशन हो रही है, इसकी वीकनेसेस हैं। अंडर स्टेटिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में आपका वेरिएबल कॉस्ट पर ही वैल्यू हो जाता है, फिक्स कॉस्ट तो हम डायरेक्टली माइनस करते हैं। आइडेंटिफाई द मेथड्स ऑफ कॉस्ट यूज्ड, ऑल कॉस्ट डायरेक्टली चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब, जॉब कॉस्टिंग होता है। ऑल कॉस्ट आर डायरेक्टली चार्ज टू अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, यानी बैच, बैच कॉस्टिंग। द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड मेथड कैन नॉट बी असर्टेन, भाई जहां पर कोई मेथड ही असर्टेन नहीं होता वहां पर मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड उसे बोला जाता है, जो आपके कोर्स में नहीं है। कॉस्ट इज असर्टेन फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग। व्हाट आर द मोटिवेशनल फैक्टर्स फॉर अडॉप्टिंग अ रिकंसिलिएशन प्रोसेस। ये रिकंसिलिएशन का मतलब समझते हैं आप, कॉस्ट और फाइनेंशियल डेटा की रिकंसिलिएशन की बात करी जा रही है। मोटिवेशन क्या है सर, टू एंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्ट डेटा, कि भाई ठीक है। असर्टेन करेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट टू एंश्योर करेक्ट डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजमेंट बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल डेटा। ये सारे जो है इसके बेनिफिट होते हैं। आप अपने मन से बनाकर भी लिख सकते हैं अगर आपको कुछ ध्यान में आ रहा है कि ये बेनिफिट हो सकता है। वाई इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम प्रेफर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगा तभी तो हम उसे यूज कर पाएंगे। कि अच्छा ये फ्यूचर कॉस्ट हो सकती है, स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उसके हिसाब से काम करेंगे। प्रोवाइड टारगेट टू बी अचीव्ड, यूज्ड इन बजटिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इंटरिम प्रॉफिट मेजरमेंट एंड इन्वेंटरी वैल्यूएशन, इन सभी कामों के लिए यूज किया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ बजट मैनुअल, भाई बजट मैनुअल जैसे होती है यूजर मैनुअल, आप कोई सामान खरीदते हैं वैसे बजट मैनुअल है, उसमें सारी बातें लिखी हुई है। इन्फॉर्मेशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव बजटरी प्लानिंग, अ बजट मैनुअल इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन की इन्फॉर्मेशन फॉर दोज इन्वॉल्वड इन द प्लानिंग प्रोसेस। क्या एजम्पशन ली, क्या चीजें आपने बेस रखा जिसके बाद आपने बजट बनाया, वो सभी चीजें बजट मैनुअल में लिखी होती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द बजट प्लानिंग कंट्रोल प्रोसेस क्या है। बजट मैनुअल कंटेन्स अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट टू शो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईच फंक्शनल बजट। It contains timetable of the preparation of each budget. Copy of all forms to be completed by those responsible for preparing the budgets. With the explanations कि जो अपना बजट बना रहे हैं वो एक साथ में डॉक्यूमेंट भी सबमिट करते हैं। List of organizations account codes with full explanation and how to use them. Information regarding key assumption to be made by managers in their budget. Example rate of inflation etc. मैंने बताया ना, यानी बजट बनाने के लिए जो जो चीज़ नेसेसरी है वो सब लिखा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या एजम्पशंस आपने ली है, थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है, कैसे बजट बनाते हो, क्या प्रक्रिया है, वो सब वो आपने बजट मैनुअल में लिख दिया, उसे बजट मैनुअल बोलते हैं। स्टेट डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ वेरिएंसेस दैट अराइज इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, वॉल्यूम की वजह से हो सकता है, प्राइस एंड रेट की वजह से हो सकता है। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सीमा, अ फ्लेक्सिबल बजट इज डिफाइंड एज अ बजट विच बाय रिकॉग्नाइजिंग the difference between fixed, semi-variable and variable cost is designed to change in relation to the level of activity attained। मतलब जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से चेंज हो सकता है, स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है। आज आप बोलते हो 10,000 यूनिट्स का क्या बजट होगा, हम बता सकते हैं। 12,000 का क्या होगा, हम बना सकते हैं। बस हमें मल्टीप्लाई करना है, वो पूरा रेट के हिसाब से बना हुआ है। वेरिएबल का अलग, सेमी वेरिएबल की अलग कॉस्टिंग, फिक्स्ड की अलग बनी हुई है। तो अगर हमें लेवल ऑफ आउटपुट चेंज करना है, उसमें बजट बनाना है, तो हम तुरंत चेंज कर पाते हैं, उसे हम फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं। ऐसा बजट बना होना चाहिए। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी बताता है ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। दे रेफर टू दोज कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, सैलरी, वेजेस, पोस्टेज, इंटरेस्ट ऑन लोन आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट बिकॉज दे इन्वॉल्व इमीडिएट कैश पेमेंट। डिफरेंसेस क्या है। इम्प्लिसिट कॉस्ट डू नॉट इन्वॉल्व एनी इमीडिएट कैश पेमेंट, as a result they are known as imputed cost or economic cost. Implicit costs are not recorded in the books of accounts, जी हाँ, but yet they are important for certain types of managerial decision such as equipment replacement, relative profitability of two alternative course of action etc. Implicit, a kind of an opportunity cost. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, बट आप समझ लीजिए उसी से मिलता जुलता है, जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है बट डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो दिखती है आपको, एक्चुअली में दिख रही है, पेमेंट जा रही है, उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग। दोस्तों यहाँ से जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा वीडियो बनाकर करवा दूंगा। अभी काफ़ी बड़ा सेशन हो गया है और ये जो नोट्स हैं आपको प्रिंट आउट ले लेने हैं, प्रिंट आउट लेकर आप पढ़ सकते हैं।
मैंने ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं करी है, बट मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करी है 29 पेजेस में। हाँ, मैक्सिमम चीज़ें कवर करी है जो प्रैक्टिस मैनुअल में आई है पहले, जो इंपॉर्टेंट है, जो पास्ट ईयर के एग्जाम में आ चुकी है, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर करी है। 29 पेजेस हैं, एक रीडिंग कर लेंगे। उसमें से अगर आपका मान लो कि 2 क्वेश्चन भी आपके अगर थ्योरी के आ गए, अगर 2 क्वेश्चन थ्योरी के आ गए जिसमें एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी आई है और एक बिल्कुल रट्टाफिकेशन वाली आई है, तो कम से कम आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी वाले के क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे। और एक अगर थ्योरी का क्वेश्चन छोड़ना भी पड़े तो छोड़ सकते हैं, और अगर बाई चांस वो थ्योरी के क्वेश्चन भी यही वाले आ गए तो आप वो करने के बाद अपना टाइम बचा सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। तो दोनों आपको एडवांटेजेस हैं। थ्योरी बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है जी, ऐसा नहीं है। मैंने पहले कहा था छोड़कर जाना है, बट थ्योरी छोड़ेंगे तब जब आपको प्रैक्टिकल थ्योरी मालूम है, और 16 नंबर का अगर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं, तब तो आप थ्योरी को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज कम से कम ये 29 पेजेस तो आपको करने ही हैं। 29 पेजेस ये आपको रीड करने ही है, मेन पॉइंट्स वगैरह जो भी है रीड करने ही है। कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाए हैं प्रैक्टिकल में भी वो करने ही है। एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, तब जाकर आप जो है कॉस्टिंग में आराम से 80+ ला पाएंगे। एग्जामेशन तो फिर भी आ जाएगी, बट 80+ के लिए आपको थ्योरी करना पड़ेगा। हाँ जी, कितना करते हैं वो आपकी चॉइस है। इसके अलावा कुछ और पढ़ना चाहते हैं या बस इससे काम चलाना चाहते हैं तो भी करना तो पड़ेगा ही सर थ्योरी। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आपका ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।